नमस्कार मित्रों, मैं डीके राव और आप लोगों की इच्छा थी कि मैं जो है बिहार एपीओ के बारे में कुछ मार्गदर्शन करूं आप लोगों का, इसलिए मैं हाजिर हूं और इस बात पे चर्चा थोड़ी कर लेते हैं कि आखिर बिहार एपीओ की तैयारी कैसे की जाए। क्योंकि बड़ी खुशी की बात है कि इतना ज़्यादा पोस्ट पहली बार बिहार या यूपी या कहीं भी अगर देखें तो इतना ज़्यादा पोस्ट एपीओ के संबंध में कभी नहीं आया, इस बार आया है। तो इस अपॉर्चुनिटी को भुना देना है। एक बात तो खुशी की बात तो है कि इतना ज़्यादा पोस्ट आया, लेकिन एक और खुशी की बात है कि इसका सिलेबस बहुत छोटा कर दिया गया है। पहले नहीं था, इस बार बहुत छोटा कर दिया गया है। लेकिन सीट का ज़्यादा होना खुशी की बात है, लेकिन सिलेबस का छोटा होना सबके लिए खुशी की बात नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट पढ़ाई काफ़ी दिनों से कर रहे थे और जिनके लगभग 15, 16, 18 सब्जेक्ट जो जनरली पीसीएसजे के सिलेबस में आते हैं वो सब तैयार है। ऐसे लोगों के लिए सिलेबस का छोटा होना अच्छी बात नहीं मानी जाती। उनके लिए अच्छा होता है कि जो किसी कारणवश रेगुलर प्रिपरेशन में नहीं है, किसी काम में लग गए, प्रैक्टिस में लग गए, तो ऐसे लोग जो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए सिलेबस छोटा होता है। तो वो पूरी एनर्जी लगा के उतनी पढ़ाई कर लेते हैं और परीक्षा क्वालिफाई भी कर जाते हैं। अगर परीक्षा देने में 4 महीने, 5 महीने, 3 महीने का समय मिल जाता है तो छोटा सिलेबस में पढ़ाई हो जाती है। और ज़्यादा दिन से तैयारी करने वाले और 4 महीने से तैयारी करने वालों में अंतर नहीं रहता। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो किसी कारणवश तैयारी में रेगुलर नहीं रहता। चलिए चर्चा कर लेते हैं कि आखिर इस परीक्षा की रणनीति हम लोग कैसे बनाएं, कैसे इस परीक्षा को क्वालिफाई करें। ठीक है, शुरुआत करते हैं फिर। अब देखें, आप जानते हैं कि पीसीएसजे हो, एपीओ हो, हर परीक्षा में 3 स्टेज पार करने होते हैं। एक जो होता है वो प्री एग्जाम होता है, दूसरा जो होता है वो मेंस एग्जाम होता है और तीसरा क्वालिफाई करना होता है आपको इंटरव्यू। तो हम शुरुआत करते हैं प्री एग्जाम से कि प्री एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है और एपीयू में कैसा होगा। आपके सामने ये बनाया है हमने कि प्री एग्जाम में 2 पेपर होंगे। एक होगा जनरल स्टडीज का जो कि 100 नंबर का होगा और एक होगा लॉ का जो कि 150 नंबर का होगा। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 100 होंगे और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे। जनरल स्टडीज में क्या क्या चीजें पढ़नी है? जनरल स्टडीज में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, जनरल साइंस पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, जियोग्राफी पढ़ना है और इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। देखिए, अब इसको आपको कैसे पढ़ना है। करंट अफेयर्स तो आप जनवरी 2020 से लेके जब तक इसका प्री एग्जाम नहीं हो जाता तब तक के करंट अफेयर्स आप कोई भी मैगजीन ले लेंगे, चाहे वो घटना चक्र हो, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, चाहे कोई भी हो, सब में सारे मटेरियल मिल जाते हैं। उतना हाई लेवल का कोई करंट अफेयर्स नहीं है। तो करंट अफेयर्स आप जनवरी से लेकर तब तक का पढ़ जाना होगा आपको जब तक कि प्री एग्जाम नहीं हो जाता। प्री एग्जाम के संबंध में भी कोई डेट तो फिक्स की नहीं जा सकती, क्योंकि जो स्थिति चल रही है उसमें कुछ फिक्स नहीं है कि कब तक स्थितियां सामान्य होंगी। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई भी मैगजीन पढ़ लेनी है। दूसरी चीज, और करंट अफेयर्स से मान के चलिए कि 20 क्वेश्चन से कम नहीं आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स। तो इसलिए करंट अफेयर्स को आप बहुत हल्के में मत लीजिएगा। दूसरी चीज है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस को आपको बहुत कैजुअली नहीं लेना है, क्योंकि बिहार में जिन लोगों ने परीक्षा दी है पीसीएसजे एपीओ की वो बात समझ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं दी है वो ये बात को ध्यान रखें कि जनरल साइंस के पेपर के लिए बहुत सीरियसली पढ़ाई करनी होती है। और आप पढ़ेंगे कैसे? देखिए, उसके लिए एक लुसेंट आती है, लुसेंट आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। तो साइंस का लुसेंट ले लीजिए। और उसके अलावा आपको क्या करना है, घटना चक्र आता है, घटना चक्र आता है साइंस के, मतलब उसमें होता है आईएएस और पीसीएस और लोअर सबऑर्डिनेट, इन सब परीक्षाओं में जो पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सॉल्व रहता है एक्सप्लेनेशन के साथ। तो वो आप ले लीजिए साइंस का। उसमें फिजिक्स भी होगा, उसमें केमिस्ट्री भी होगा और उसमें बायोलॉजी भी होगा। तो वो चीज अगर आप ले लेते हैं और लुसेंट ले लेते हैं तो एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो साइंस का आपका छूट जाए, सारे क्वेश्चन कर देंगे आप।
और इतना ही नहीं, जो मटेरियल मैं बता रहा हूं ये साइंस का, उतने से आप मेंस भी दे लेंगे। और इतने ही नहीं बल्कि पीसीएसजे का भी मेंस देना होगा तो उसका साइंस का एक पेपर होता है 100 नंबर का, वो भी आप मेंस में देंगे। तो आपका कई काम हो जाएगा सिर्फ इतना से, जितना मैं बता रहा हूं। इंडियन हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया। पॉलिटी आपको अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं। पॉलिटी पढ़ने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट हैं और इसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर देना भी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो उससे आपका पॉलिटी का काम जो है हो जाए, तो आपको एक्स्ट्रा पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं। जियोग्राफी के लिए भी वही जो घटना चक्र में बता रहा था, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। घटना चक्र ले लीजिए और पूरा हिस्ट्री और जियोग्राफी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन के साथ उसको सॉल्व कर जाइए। आपका प्री नहीं रुकेगा, उतना पूरा सॉल्व कर जाइए। और अन्य सोर्स अगर हैं तो आप अन्य सोर्स से भी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो आपने समझ लीजिए एपीओ के प्री का जीएस का पेपर में अच्छा कर लिया और इसकी वजह से आपका प्री नहीं रुकने वाला, गारंटेड। अब हम आते हैं दूसरे पेपर की तरफ, जो पेपर है लॉ। लॉ में आप जानते हैं सिर्फ बहुत छोटा सा है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है और कॉन्स्टिट्यूशन। प्री के एग्जाम की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्री में आपको इन सब के बेयर पूरे पढ़ना है, बेयर पूरा पढ़ना। दूसरा काम आपको क्या करना है, बेयर के साथ साथ आपको उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, चाहे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व करें। आप घटना चक्र भी हिंदी मीडियम का ले सकते हैं, आप ओपी त्रिपाठी की भी गाइड है आती है ऑब्जेक्टिव के लिए, वो सॉल्व कर सकते हैं। परीक्षा मंथन की ऑब्जेक्टिव की आती है, वो सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, बेयर ऑब्जेक्टिव के साथ सॉल्व करिए, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए। और उतना अगर आपने कर लिया, मान के चलिए कि अगर आपने हर सब्जेक्ट के 2000 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए, 2000 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लिए और आपने बेयर पढ़ लिया, तो आपका प्री कहीं नहीं रुकने वाला। ये बात आप एकदम गांठ बांध लीजिए कि बेयर पर अगर आपका कमांड है और आपने इतना कर लिया, और कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आपके पास काफी समय है, इतना आराम से आप कर सकते हैं। 1000 ऑब्जेक्टिव तो आदमी एक दिन में सॉल्व कर ले। अब आप समझ लीजिए कितने दिन का कोर्स है। तो 2-2000 ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से आप सॉल्व करिए। और उसके अलावा, और जब भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए तो ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते समय बेयर आपका और उससे संबंधित बुक वो आपके साथ होनी चाहिए। और जहां कहीं दिक्कत हो क्वेश्चन में, आप एक बार पलट के उसका एक्चुअल प्रोविजन देख लीजिए, क्योंकि गाइड्स कोई ऐसी नहीं है जिसमें कुछ गलती ना हो, कुछ न कुछ गलतियां सभी में। तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, एक बार बेयर खोल के, एक बार बुक खोल के देख लें उसका आंसर। तो ये रहा प्री की तैयारी कैसे करनी है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मेंस की तैयारी कैसे करनी है। और ये है आपका मेंस का सिलेबस। अब मेंस के सिलेबस के हिसाब से हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे। देखिए, मेंस में आपको 7 पेपर देने हैं। हर पेपर 150 नंबर का होगा। $150 मार्क्स का हर पेपर देना होगा आपको। लेकिन ये और ये 100 मार्क्स के होंगे, हिंदी और इंग्लिश। और आप समझ लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी इसका नंबर आपके सिलेक्शन में ऐड नहीं होने वाला। इसमें आपको सिर्फ 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स पाने होंगे। 30 मार्क्स पा लेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, नहीं पाएंगे तो आपकी बाकी कापियां चेक ही नहीं होंगी। तो ये आपको हिंदी इंग्लिश में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, उतना तो आप पा ही जाएंगे। और अगर फिर भी डर लग रहा है तो 10-5 मिनट उसको देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि बाकी के जो पेपर है जो पढ़ना है उसमें क्या करना है। तो जनरल स्टडीज का एक पेपर है, और जनरल स्टडीज के पेपर के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत है। जो प्री के लिए आपने पढ़ा है ना, उसी को कंटिन्यू रखना है प्री देने के बाद। ऐसा नहीं कि उसके बाद रोक देना है, तो वो चीज आपको पढ़ते रहना है। दूसरी बात ये है कि जो साइंस भी था ना, जो साइंस था आपको प्री में कुछ क्वेश्चन की बात हमने की थी कि 20 क्वेश्चन के आसपास आएंगे साइंस से। वो साइंस भी आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि मेंस में भी आपको साइंस का पेपर देना होगा। और इसको आप पढ़ेंगे कैसे। देखिए, अभी तक जो पीसीएसजे और एपीओ का मेंस का साइंस और जीएस का जो पेपर था वही आप पढ़ जाइए, उसको सॉल्व कर जाइए।
आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश में कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी, इस पेपर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आपको अभी से नोट्स बनाने शुरू कर देंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री में तो सब पढ़ना पड़ता है और कहीं से भी क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि और खास तौर से तब जब सिलेबस 4 सब्जेक्ट हो, तब तो प्री की कोई सीमा ही नहीं है कि कहां से क्वेश्चन पूछेंगे। मेंस में फिर भी तय होता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के आप क्वेश्चन बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स कैसे बनाएंगे? कोई भी एक गाइड रख लीजिए, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, तमाम मार्केट में गाइड अवेलेबल है। लेकिन नोट्स गाइड से मत बनाइए, उसके लिए आप टेक्स्ट बुक उठाइए, गाइड और टेक्स्ट बुक की हेल्प से आप एक नोट्स बनाइए। नोट्स कैसा होना चाहिए? नोट्स आपका ऐसा ही होना चाहिए कि जब आप मेंस में लिखने बैठे तो उतना मटेरियल आप 15 मिनट में लिख लें। नोट्स अगर बहुत लेंदी हो जाएगा तो उसको रिवीजन करना भी कठिन होगा और उसको याद करना है, उसको लिखना भी कठिन होगा। तो इसलिए नोट्स बहुत लेंदी नहीं बनाना है, अपने टाइम के हिसाब से। दूसरा काम क्या करना है, आपको अभी प्री तो दे लीजिए, प्री देने के बाद आपको 2 महीने का कम से कम टाइम मिले। उसके बाद आप सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस करिए। 3 घंटा जरूरी नहीं है, लेकिन आपका मन किया तो 4 क्वेश्चन ही लिखे एक दिन में, लेकिन उसके लिए लिमिटेड टाइम में लिखे। जैसे 1 घंटे में 4 क्वेश्चन, चाहे 1 घंटे में 5 क्वेश्चन। इस तरीके से प्रैक्टिस करिए कि आप कितना स्पीड से लिख रहे हैं, क्योंकि मेंस जो है वो मैक्सिमम लोग इसलिए बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। जानते बहुत है लेकिन लिख ही नहीं पाए। तो आपके जानने के आधार पर तो सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन होगा आपके लिखने के आधार पर। तो जैसा लिखेंगे वैसा पाएंगे। अगला पेपर, एक 7वां पेपर जो है अदर लॉ का है, और अदर लॉ में आप एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, आर्म्स एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, करप्शन एक्ट, SC/ST एक्ट और पासपोर्ट एक्ट, ये आपको पढ़ना है। इससे लग रहा है डर बच्चों को। देखिए जितना संभव हो पाए, ये मेंस का सिलेबस है, प्री में इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। इसको जितना संभव हो आप कोशिश करिए पढ़ लीजिए। आप नहीं पढ़ पाएंगे या मैं 1-2 महीने बाद, यानी जब भी प्री का एग्जाम हो जाएगा, या हो सकता है प्री एग्जाम से पहले, जैसा मुझे समय मिल जाता है, तो ये सारे एक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं, जहां से मेंस के क्वेश्चन बनेंगे, उस टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा आपके मेंस के पर्पज। तो आप बस YouTube पे अपडेट रहिएगा कि कब मैं या तो लाइव आके पढ़ा दूं या मैं वीडियो डालूं। तो दोनों तरीकों में से कोई तरीका हो सकता है कि इन सारे सब्जेक्ट को मैं पढ़ा दूंगा। फिर भी आप सिर्फ मेरे भरोसे मत रहिए, आप जो है अपने बेयर के हिसाब से आप उसकी पढ़ाई करते रहिए, और ये मत इंतजार करिए कि प्री निकल जाएगा तब हम इसको पढ़ेंगे, तब आप टेंशन में पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए अभी से थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं इसको पढ़ा दूंगा। हाँ, ध्यान रखना है कि देखिए मेंस के बाद आपको जनरली परीक्षाओं में क्या होता है कि 3 गुने लोगों को सीट से ज्यादा 3 गुने बुलाए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। इसमें केवल 2.5 गुने लोगों को ही बुलाया जाएगा। ठीक है ना, जितनी सीट होगी उसका 2.5 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एक बात ध्यान रखना। दूसरी बात ये कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब मेंस में जितना आप नंबर पाएंगे इसको छोड़ आपका, अब जैसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मिनिमम 40% आपका ओवरऑल परसेंटेज आना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपका 36.5% ओवरऑल नंबर आना चाहिए। इसी तरीके से एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास में है तो 34 है, SC/ST, वोमेन, विकलांग ऐसे लोग हैं तो 32% मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, इन सब को मिला के आना चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू देने का अवसर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। कोई घबराने की बात नहीं है, आप इन सब चीज़ों को पढ़ जाइए। मेंस का नोट्स बनाने के लिए हमने कहा कोई भी गाइड, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, परीक्षा मंथन की आती है मेंस के लिए, उसको ले लीजिए, बुक ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में तमाम गाइड है, यूनिवर्सल की गाइड आती है मेंस के लिए। उसके अलावा रामबाण आजकल आई हुई है तो रामबाण भी लेके बना सकते हैं। कोई भी गाइड हो, लेकिन सिर्फ गाइड से नोट्स नहीं बनाने हैं, हमको ये कहा है। तो ये रहा आपका मेंस। और इंटरव्यू के लिए आप जानते हैं 2.5 गुना ज़्यादा लोगों को बुलाया जाएगा, और जब दोनों लोगों को बुलाया जाएगा और दोनों का नंबर जिसका रैंक हाई होगा उसके हिसाब से सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, इंटरव्यू के लिए मैं बार बार कहता हूँ परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
आपका मेंस में अगर बहुत अच्छा नंबर है तो इंटरव्यू में आप बस जाके बैठ जाइए और जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बताइए, नहीं आ रहा उसको कह दीजिए मुझे नहीं पता, तो उतने से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें बार बार मैं आता रहूँगा और आप लोगों को कुछ न कुछ अपने अनुभवों के आधार पर कुछ न कुछ बताता रहूँगा। अगर लगे कि नहीं करने लायक है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप आगे जो चीज़ें हम डालें आप तक वो पहुँच सके। ठीक है, धन्यवाद।